यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे पिथौरागढ़ से, जहां पर कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक और मौत हुई है कोरोना की वजह से। 65 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। तो एक शख्स की मौत हुई है जो कि 65 साल के बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ से यह खबर चिंताजनक खबर है। मौत हुई है, कोरोना संक्रमित थे और उसी से मौत भी हुई है। जिले में कोरोना से अब तक कुल 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो दूरस्थ क्षेत्र है, अति संवेदनशील जिलों में आता है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, नेपाल बॉर्डर लगता है, कुछ हिस्से इसके तिब्बत से भी जुड़ते हैं। और इस बीच में बहुत बड़ी खबर कि पिथौरागढ़ जिले में कोरोना और लगातार प्रकोप कोरोना का देखने को मिल रहा है। एक और शख्स की मौत हो गई है। 65 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना अपना प्रकोप लगातार बरपा रहा है, उसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। पिथौरागढ़ में कोरोना से एक और मौत हो गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। योगेश हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। योगेश, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है उनके लिए तो बहुत खतरनाक कोरोना बताया ही जा रहा था। 65 साल के बुजुर्ग की मौत हुई, क्या दूसरी बीमारी से भी ग्रसित थे या सिर्फ कोरोना से मौत हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक निजी अस्पताल में डीडीआर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग थे। एक निजी अस्पताल यहाँ पे है, उस पे अपना इलाज कराने ये आए थे। इनको कुछ सांस में दिक्कतें हो रही थी और सबसे बड़ी लापरवाही उस निजी अस्पताल की ये रही कि उन्होंने इनका कोरोना टेस्ट ना करके इनका अन्य इलाज करना शुरू करा और इनके जब हालत बिगड़ने पे इनको जिला अस्पताल उन्होंने भेज दिया। जिला अस्पताल में भेजते ही थोड़ी देर में इनका जब ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू किया गया और इनका कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो इनका जैसे ही कोरोना का यह ट्रीटमेंट शुरू किया गया तो इनकी मृत्यु हो गई। तो जो सीएमओ साहब से हमारी बात हुई है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, तो वो निजी क्लिनिक के खिलाफ भी आज कार्रवाई करने वाले और अस्पताल को सील करने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ये कहना है कि एक तो यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे कोरोना के मरीजों में वृद्धि हो रही है। दूसरा, जो दिवाली के समय में बाजार में भीड़ उमड़ी है और लोगों ने भी ये लापरवाही करी कि बिना मास्क के और अधिक संख्या में आए और कोरोना के नियमों का पालन नहीं कराया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि उस वजह से भी अब कोरोना के मरीज ज्यादा संख्या में निकल के सामने आए। योगेश, आपके इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर और बड़े अपडेट्स आपको इस मामले से जुड़े हुए दे दें कि बताया जा रहा है कि ये जो 65 साल के बुजुर्ग थे, ये निजी अस्पताल में गए थे, डीडी हार्ट के रहने वाले, वहां पर इलाज करवाने के लिए पहुंचे क्योंकि सांस लेने में तकलीफ थी। तो ऐसे में अस्पताल ने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया, इलाज करने लगे। जब तबीयत बिगड़ी तो इनको फिर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर जब टेस्ट किया गया तो संक्रमित मिले और उनकी मौत हो गई। आज हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के साधु संत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे और इस बार हरिद्वार में कुंभ का बड़ा आयोजन होने की संभावना कमी लग रही है। ऐसे में कुंभ को लेकर संतों और सरकार की एक राय भी नहीं दिख रही, क्योंकि संत जहां कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक बनाएंगे कुंभ के आयोजन को, खानापूर्ति में संचालित करने पर संतों में नाराजगी भी दिखी। तो कल 3 घंटे की बैठक हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कल बैठक की और बैठक में कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। अखाड़ा परिषद की बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी पहुंचे। वहीं आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ होने वाली बैठक से पहले तमाम अखाड़ों के साधु संत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मदन कौशिक कह रहे हैं कि भव्य और दिव्य होगा कुंभ, भव्य और दिव्य होगा, यानी कि कुंभ का स्वरूप नहीं बदल रहा है। अगर हम मदन कौशिक के इन शब्दों पर गौर करें, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि वक्त रहते पूरी कर ली जाएंगी तैयारियां, यानी कि सरकार क्या सोच रही है कि कुंभ का स्वरूप वैसा ही होगा जैसा होता आया है। साधु संत कह रहे हैं प्रतीकात्मक बनाएंगे, तो क्या साधु संतों को चिंता है कोरोना की, सरकार को नहीं है? तो संतों की बैठक में कल क्या हुआ वो भी आप एक बार जरा जान लीजिए। 3 घंटे तक बैठक चली। 13 अखाड़ों के, जो सभी 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों के संत बैठे। कुंभ मेले के भव्य आयोजन पर चर्चा की गई। कुंभ मेले की तैयारियों में खाना पूर्ति से संत नाराज हैं कि काम नहीं हो रहा, खाना पूर्ति हो रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन कैसे होगा? 13 अखाड़ों के 26 साधु संत प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। सभी साधु संत सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
अखाड़ों ने पांडालों की व्यवस्था जो है हुई नहीं है। साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था सरकार को करनी है। ऐसे में अखाड़ों के साधु संत अखाड़ों में ही रहेंगे। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि दिव्य भव्य कुंभ होगा, तो इसके बहुत से मायने हैं। और हमारे संवाददाता विनोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, कल बैठक हुई थी, आज मुख्यमंत्री से मिलना है, कितने बजे मिलेंगे? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कौन कौन पहुंचने वाला? क्या सभी 13 अखाड़ों के संत पहुंचेंगे या अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो जाएंगे, वो मुलाकात करेंगे? जी राजीव, देखिए, महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां संतों की नाराजगी पूर्व में देखी गई थी और कल एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक थी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की, जिसमें शहरी विकास मंत्री और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी उस बैठक में शामिल रहे और काफी बहस और नाराजगी यहां पर संतों की देखी गई। राज्य सरकार ये मान रही है कि कुंभ को दिव्य और भव्य कराने का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना संकट काल भी आड़े आ सकता है और ये भी देखना होगा कि फरवरी मार्च तक, ये जरूर माना जा रहा है कि फरवरी मार्च तक अगर कोरोना संकट काल के आंकड़े बढ़ते हैं तो कुंभ का आयोजन और दिव्य या भव्य उसके स्वरूप में कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। कल अखाड़ा परिषद के तमाम प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की गई थी और आज 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़ों के 13 प्रतिनिधि आज पहुंचने वाले हैं और अपने जितने भी प्रस्ताव थे, यानी बैरागी कैंप को हटाया नहीं जाएगा और बिजली पानी की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी और ऐसी कई प्रस्ताव जो कल की बैठक में पास हो चुके हैं, रखे गए थे, आज मुख्यमंत्री के समक्ष वो प्रस्ताव रखे जाएंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है विनोद, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान कि दिव्य और भव्य होगा कुंभ, क्या ये एक स्पष्ट संदेश है कि कुंभ के स्वरूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? सरकार पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ है संतों से कि संत नाराज हैं, कह रहे हैं कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन से काम नहीं हो रहे हैं जो संतों को लग रहा है कि नहीं हो रहे हैं और वक्त रहते पूरे भी नहीं हो पाएंगे, जो उनकी नाराजगी है? जी राजीव, देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कई ऐसे प्रस्ताव तैयार किए हैं जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था हो और जो अखाड़ों के शिविर हैं उन्हें लगाने की व्यवस्था हो। बैरागी कैंप को हटाने की भी मांग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत कर रहे हैं, जिसको लेकर कई ऐसे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। पूर्व में जरूर नाराजगी अखाड़ा परिषद की रही है कि आखिरकार राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन अब अखाड़ा परिषद की भी सर्वसम्मति हो गई है, सहमति बन गई है। राज्य सरकार को जरूर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने पूरे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष आज अपनी बात रखेंगे और जितने भी उन्होंने प्रस्ताव तैयार किए हैं उनको आज मुख्यमंत्री से बातचीत करके हल करने की जरूर कोशिश अखाड़ा परिषद की होगी। लेकिन अखाड़ा परिषद ये भी मान रहा है कि अगर फरवरी मार्च तक आंकड़े अगर बढ़ते हैं, कोरोना संकट काल और बढ़ता है, और तो ऐसे में भव्य आयोजन या दिव्य आयोजन को लेकर और बदलाव कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद अब राज्य सरकार को सहयोग करने की बात जरूर कर रहा है। अभी 11 बजे 13 अखाड़ों के 13 प्रतिनिधि आप नजर बनाए रखें विनोद, लेकिन दिव्य और भव्य का अर्थ कुंभ को लेकर यह है कि कुंभ का भव्य होना, यानी कि वहां पर जो साधु संत जाते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, वो उसी तरीके से होंगे जैसा होते आए हैं। उसकी भव्यता वही है। भव्यता उसकी यही है कि जो करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, करोड़ों श्रद्धालु वहां पर होंगे। तो क्या उत्तराखंड सरकार मैनेज कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। जो बयान दिया है कि दिव्य और भव्य होगा उत्तराखंड का कुंभ। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। अगली खबर पर हम आपके पास आएंगे। अगली खबर मसूरी से। LBS एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 57 IAS अधिकारी संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार की बात करें तो 33 ट्रेनी IAS ऑफिसर्स की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो वहीं शनिवार को 24 IAS अधिकारी संक्रमित मिले थे। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ, ऐसा लगता है कि शायद थमेगा नहीं। अकेडमी को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। 2 दिनों में 162 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। आज भी कुछ लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे। उत्तर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अकेडमी पहुंचकर 5 आवासीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। आशंका है कि अकेडमी में कोरोना संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। इस समय अकेडमी में 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से संक्रमित पाए गए अफसरों को क्वारंटीन किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनी IAS अधिकारियों में करीब 120 अधिकारी दिवाली से पहले उत्तरकाशी और यमुनोत्री में ट्रैकिंग में ले गए थे। ट्रैकिंग से लौटने वाले अफसरों ने दिवाली का जश्न अकेडमी में ही मनाया था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
और हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, ये अपने आप में चिंताजनक बात है कि एलबीएस एकेडमी में इतने सारे पॉजिटिव केसेस आए हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सारे इंतजाम है, कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, यानी कि नियमों को ताक पर रखा गया। बहरहाल दूसरी तरफ अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनके सैंपल्स आज लिए जा सकते हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट आ जा सकती है? जी राजीव, देखिए अब चिंताजनक जरूर बात है कि लगातार एलबीएस एकेडमी में जो ट्रेनी अधिकारी हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव उनमें पुष्टि हो रही है और यही वजह कि अब लगातार जो आंकड़ा है वो 57 का पहुंच गया है और ट्रेनी आईएएस की जो संख्या है पॉजिटिव हो चुके हैं वो 57 का आंकड़ा है। और एक चिंताजनक बात ये भी होगी राजीव कि करीब सैकड़ों ट्रेनी आईएएस अधिकारियों के सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, तो ये भी बहुत ही एक चिंताजनक जरूर बात होगी। और पूरी ही परिसर को यानी एलबीएस एकेडमी में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 48 घंटों के लिए पूरी एकेडमी को सील कर दिया गया है, किसी की भी आवाजाही और किसी की भी आना जाना नहीं हो सकता। और तो ये जरूर माना जाएगा कि लगातार एलबीएस एकेडमी में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं और अब तक का जो 57 का आंकड़ा था और सैकड़ों सैंपल जो कल लिए गए थे उनका इंतजार है, उनकी रिपोर्ट में आखिरकार क्या आता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से एलबीएस एकेडमी में मामले बढ़ रहे हैं तो उन रिपोर्ट में ये भी जरूर हो सकता है कि आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अब लगातार जितना जो भी फेस्टिव सीजन गुजरा है ऐसे आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में। एलबीएस एकेडमी को अगर छोड़ दिया जाए तो अलग अलग स्थानों हो या जिले हों उन पर अब कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट निकलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व में देखा यानी फेस्टिव सीजन में जरूर यहाँ देखा गया है कि जो सोशल डिस्टेंस था, मास्क ना लगाना, तो तमाम ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और यही वजह है कि अब लगातार उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संकट काल बड़े आंकड़े के रूप में यहाँ दिखाई देता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जो एलबीएस एकेडमी है उसमें भी पूरी तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चिंता की बात है। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक ही बात हम कहेंगे जो लगातार हम कह रहे हैं, जब से कोरोना का संक्रमण देश में आया है, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना से खुद भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। एलबीएस एकेडमी में केसेस आए और बीते 24 घंटे की हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो 585 नए मामले आए। पूरे उत्तराखंड में 585 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 70,790 हो गई है, जबकि 64,851 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 4,166 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 1,146 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। देहरादून में 210 केसेस आए, टीडी से 31, उधम सिंह नगर से भी केसेस आए हैं 30, अल्मोड़ा की बात करें 24 केसेस, बागेश्वर की बात करें यहां से भी केसेस आए हैं 6 केसेस आए हैं, नैनीताल से 71, तो पौड़ी से 38 पॉजिटिव केसेस आए हैं। वहीं पिथौरागढ़ से 34, रुद्रप्रयाग से 28, चमोली से 57 केसेस आए हैं, तो चंपावत से 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब उत्तराखंड के बॉर्डर पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों की चेक पोस्ट पर जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बॉर्डर पर ही कोरोना की जांच की जा रही है। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं, उत्तराखंड जरा जल्दी जाना चाहते हैं, अगर आप टूरिस्ट भी हैं तो आप थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर चलें अपने साथ, क्योंकि बॉर्डर पर हो सकता है कि आपको रोका जाए और आपको रोककर कहा जाए कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो भी आएगी उसके बाद ही आपको भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा तय किया जाएगा। मैं अपने राज्य के सभी मतलब निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक फिर से हमने मुहिम छेड़ी है कि हमें टेस्टिंग को अधिक से अधिक करनी है। और इत्तेफाक से कहें या हमारे प्रयासों से कहें, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने कल लगभग 3000 के आसपास की टेस्टिंग की थी। और जहां पर सबसे ज्यादा संभावना उसमें से एक है बॉर्डर्स, जहां पे दिल्ली और अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, जहां पे इन्फेक्शन का लेवल ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में एक मतलब एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्टिंग की व्यवस्था हमने की है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर रुड़की के बाजार में लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इस वजह से कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है।
अब इस लापरवाही को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दुकानदारों और व्यापारियों को हिदायत दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का आदेश है कि अगर कोई भी कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दुकानदार दुकानों के बाहर कोविड की जागरूकता से जुड़े हुए पोस्टर भी चिपकाएंगे। उधर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बाजारों में जाकर सैंपलिंग करने के आदेश दिए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। क्या आपको वही करना है जो ये लोग कर रहे हैं बाजारों में टहलकर, या आपको खुद को अपने घर के दूसरे सदस्यों को सुरक्षित रखना है? मैं अपने राज्य के सभी मतलब निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक फिर से हमने मुहिम छेड़ी है कि हमें टेस्टिंग को अधिक से अधिक करनी है और इत्तेफाक से टीडी के जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मामला गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच मुख्य सचिव को सौंप दी है। टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश के बाद सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया है। सबसे पहले आप समाज कल्याण अधिकारी के इस आदेश को देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाद काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी अंतरधार्मिक विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सूबे में ना तो लव जिहाद बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही किसी अधिकारी को इस तरह का आदेश देने का ही अधिकार है। ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। उस अधिकारी को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसके लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को कल ही परसों ही कह दिया था कि आप उसका परीक्षण करें। उन्होंने कैसे ढंग का आदेश निकाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मामले की जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इसे लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर अफीम चटाओ तो लोग बेरोजगारी भूल जाएंगे कि उत्तराखंड सबसे टॉप में है इस समय बेरोजगारी में। धर्म के नाम पे अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सड़कों में पैदा हो जा रहे हैं, अस्पताल के गेट में पैदा हो जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। धर्म की अफीम चटाओ तो लोग भूल जाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर 72 सालों में पहली बार किसानों ने आत्महत्या करी है। तो ये तो अफीम ऐसी है धर्म की, उसको चटाओ और राज करो। कांग्रेस की सरकार के समय प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव पास किया गया था या नियम बनाया गया था, उसमें भी निश्चित रूप से परिवर्तन आवश्यक है और हमारी सरकार इस बारे में विचार करके उसमें सुधार करेगी। केवल अंतर जातीय विवाहों के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान रहेगा। उत्तराखंड में सियासी माहौल के बीच एक बार फिर से एक लेटर बाहर आने के बाद घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ लव जिहाद पर प्रदेश सरकार सख्त है, तो वहीं एक अधिकारी ऐसे मामलों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कह रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि भाजपा लव जिहाद के नाम पर देश को बांट रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा के साथ रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। इस मामले पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक पहले तो सवाल से कन्नी काटते नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है वो अंतर धार्मिक को नहीं दिया जा रहा। तो वहीं संतों की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक ही जाति में विवाह करने की बात कही, जो दूसरी जाति में विवाह को सनातन परंपरा के खिलाफ उन्होंने बताया। तो एक अधिकारी ने पत्र जारी किया। पत्र जारी करते हुए बात कही कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह। अगर आप अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं तो 50,000 रुपए की राशि आपको प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी।
अब इस बात को लेकर यह बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं मुख्य सचिव को। इधर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पैसा अंतर धार्मिक विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर नहीं दिया जा रहा है। वो क्या है, वो पहले ये था कि अनुसूचित जाति की लड़की से यदि कोई शादी करता है उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति रहती है। वो पहले से ही है, लेकिन हमने एक कानून बनाया था कि जो धर्म परिवर्तन करके इस प्रकार की शादी होती है उसके लिए हमने राज्य में कानून बनाया था, वो डीएम की अनुमति लेंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो दंडित किया जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर्दी बढ़ने के साथ ही अब हल्द्वानी में नगर निगम की तरफ से कुछ रैन बसेरों को खोल दिया गया है। टनकपुर रोड राजपुरा पर बने हुए रैन बसेरों को खोल दिया गया है। इसकी देखरेख एक संस्था को सौंपी गई है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाली हल्द्वानी में बड़ी संख्या में बाहर के यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में सर्दी के मौसम में यात्रियों के रुकने के लिए व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। वैसे में इन रैन बसेरों को खोला गया है। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कुछ विभागों की तरफ से योजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि की अच्छी प्रगति न होने पर नाराजगी जताई गई। ऐसे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर देहरादून के डीएम ने कहा कि योजना को लेकर प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों को जवाब मांगा गया है। कई अधिकारियों का वेतन भी रोका गया है। समीक्षा के दौरान उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी के डीएम को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल में एक गुलदार का मवेशी को शिकार बनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में गुलदार मवेशी के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नेशनल हाईवे 87 का है। सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने इस वीडियो को बनाया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुलदार मवेशी के गले को दबाए बैठा है। वो काफी देर तक दबाए रखता है जब तक मवेशी की सांसें रुक नहीं जाती। ये सही है। अब ऐसा लग रहा है मर गया वो। अच्छा कुछ ऑन हुआ था मेरे फोन का, मर गया वो। अभी लेके जाएगा इसको आराम से, छोड़ भी नहीं रहा भैया, भूल रहा हो तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी, और छोटे से ब्रेक के उस पार खबरें ताबड़तोड़।